सुपरफ्लुअस। अच्छा, सुपरफ्लुअस को और क्या कहते हैं? इसको हम लोग कौन सा लैंग्वेज कहते हैं, ये बोलिए। एक्चुअली में जो स्लैंग होता है वो यही होता है, फालतू चीज को ही स्लैंग कहते हैं ना। बहुत लोग इसको एब्यूसिव लैंग्वेज मानता है, खराब भाषा मानता है, बट ये प्रचलन में रहता है, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। कल लास्ट क्या किए थे? लास्ट वर्ड कल क्या किए थे? नोट्स निकाल लीजिए। यस। अब दो कॉलम बनाएंगे, एक तरफ वर्ड और फ्रेज रखेंगे। कैसे? दो कॉलम बना दिया जाए, एक तरफ हम रखेंगे वर्ड और फ्रेजेस, और यहां पर है कि वर्ड्स दैट मेक इट SUPERFLUOUS। तो यहां पर इस साइड ऐसा एक्सप्रेशन है इधर, उसके साथ इधर जो आने वाला वर्ड होगा वो नहीं होगा। बात समझ गए? जैसे कल कल पीरियड ऑफ टाइम, अब पीरियड ऑफ टाइम में पीरियड इधर लिखेंगे, ऑफ टाइम इधर लिखेंगे, तो पीरियड के साथ ऑफ टाइम नहीं आएगा, तो इधर वाला चीज सुपरफ्लुअस बनाएगा किसका? इसको। तो फर्स्ट कॉलम में लिखा जाए। बात समझ गए? कुछ वर्ड्स एक्सप्रेशन ऐसे जिनको कुछ वर्ड सुपरफ्लुअस बना देता है, तो दोनों एक साथ देखेंगे कि किसको कौन गलत कर देता है। पहला में है मे और माइट। फर्स्ट मे और माइट किधर लिखेंगे? इधर वाले में। आप इधर लिख दिया मे और इधर लिख दिया माइट। अच्छा, ये मे और माइट क्या है? कोई बोलेंगे जी? मे और माइट क्या है जी? नहीं नहीं है क्या? जब भी कभी पूछे ये क्या है, तो वो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, उसका वर्ब है ये बताना है। अब वो उसका यूज क्या है वो अलग केस हो गया, वर्ब है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है, ये वर्ब है। कौन सी वर्ब है? तो ये मॉडल वर्ब है। वर्ब दो तरह के होते हैं, प्राइमरी, नहीं ये मॉडल ही हेल्पिंग है, प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब 11 है, डू डज डिड इज एम आर हैज हैव हैड वाज वेयर, ये 11 है, जिसका टेंस में यूज करते हैं, पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। और ये 13 मॉडल वर्ब है, शैल विल शुड वुड कैन कुड मे माइट मस्ट ऑट टू नीड यूज टू एंड डेयर, ये 13 मॉडल वर्ब है। इन 13 वर्ब्स के बगैर हम अपने मन की बात को नहीं बता सकते। मान लीजिए आपको परमिशन मांगना है, आप मे लगाते हैं। आपको संभावना बताना है, आप मे लगाते हैं। आपको किसी को विश करना है, आप मे लगाते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू सक्सीड एट योर एग्जामिनेशन, मे यू हैव हैप्पी जर्नी। तो ये क्या करते हैं? आप लोगों को विश करते हैं, प्रे करते हैं, वो मॉडल वर्ब की बात है। मे और माइट के साथ क्या नहीं आना चाहिए वो दैट कॉलन में लिखिए। लिखिए पॉसिबली, POSSIBLE, पॉसिबली, ऑब्लिक करके likely to, LIKELYTO, likely to। और अगला वर्ड है probably, PROBABLY, probably। अच्छा, जब आप कहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि he may come tomorrow, TOMORROW, he may come tomorrow। अच्छा, मे का यूज यहां पर जो दिखाया गया है वो क्या दिखाया गया है कि अत्यधिक संभावना को, अधिक संभावना को मे से डिनोट करते हैं, हायर पॉसिबिलिटी को, और उससे जो थोड़ा लेस पॉसिबिलिटी होता है उसको माइट से डिनोट करते हैं, और उससे ना के बराबर जो संभावना होता है उसको कुड से करते हैं। तो यहां पर मे क्या बता रहा है? पॉसिबिलिटी। कौन सी पॉसिबिलिटी? हायर पॉसिबिलिटी। जैसे कहते हैं आप कि इट मे रेन टुडे, दैट मींस इट इज लाइकली टू रेन टुडे, इट इज लाइकली टू रेन टुडे। तो जब आप मे कहते हैं तो मे के बदले मे को हटा दिए, अब क्या लगा दिए? लाइकली। इट पॉसिबली रेन टुडे, इट प्रोबेबली रेन टुडे। तो यहां प्रोबेबली, पॉसिबली, लाइकली टू का बिल्कुल मीनिंग है मे से।
तो या तो आप मे रखेंगे, या लाइकली टू, या पॉसिबली, या प्रोबेबली, सबका मीनिंग एक ही है। तो इधर में कौन कौन वर्ड आया था मे माइट के साथ जो नहीं आने वाला है? POSSIBLY, पॉसिबली नहीं लगेगा। लाइकली टू, LIKELY, लाइकली टू। लाइकली टू का मतलब क्या होता है? मतलब कोई चीज होने की संभावना अधिक है, अधिक, हायर पॉसिबिलिटी। और आप प्रोबेबली भी लगाते हैं। तो इन तीनों वर्ड का यूज मे माइट के साथ होना है कि नहीं होना है? नहीं होना है। चलिए, वेरी गुड, इसको नोट कर दिए। अब अगले एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला है कैन, CAN, कैन और कुड। क्या है वर्ड? कैन, वर्ड है कैन, और ये है कुड। सबसे पहले एक बार ये जान लेते हैं कि जैसे मे को जाने कि मे क्या बताता है, तो अधिक संभावना बताता है। अब संभावना बताने के लिए हम लोग प्रोबेबली भी यूज करते हैं, पॉसिबली भी यूज करते हैं, लाइकली टू भी यूज करते हैं। सिमिलरली कैन और कुड क्या है? तो वही है जो ऊपर वाला है, मॉडल वर्ब है। ये भी क्या है? मॉडल वर्ब है। अच्छा, कैन और कुड से क्या बताते हैं आप बताइए? अच्छा, कैन, हाँ, बहुत सुंदर जवाब इन्होंने दिया। कैन से हम अपनी कैपेसिटी को बताते हैं। कैन हमारे एबिलिटी को एक्सप्रेस करता है। जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, ये मेरी क्षमता है, तो हम कहते हैं आई कैन टीच यू इंग्लिश। नहीं, आप अगर जर्मन भाषा बोलते हैं तो ये आपकी क्षमता है, आई कैन स्पीक जर्मन। अच्छा, अब कैन को हटा देते हैं, अब मैं बोलता हूं आई एम एबल टू टीच यू, या आई कैन टीच यू, या फिर आई एम कैपेबल ऑफ टीचिंग यू। बात तो एक ही हुआ। आप कहते हैं आई कैन, मैं कहता हूं आई एम एबल टू, दोनों एक ही बात हुआ। आप कहते हैं आई कैन, मैं कहता हूं आई एम कैपेबल ऑफ, बात तो एक ही हुआ। क्या अलग हुआ? एबिलिटी ही ना कैन है, या और कैपेबिलिटी ही कैन है। कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता, पोटेंशियल, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ रेंडरिंग एनीथिंग और डूइंग एनीथिंग, दैट इज योर कैपेसिटी। काफी लंबा नदी है, आप कहते हैं डीएनटी सर डोंट वरी, आई कैन स्विम अक्रॉस दिस रिवर। अब स्विम अक्रॉस दिस रिवर का मतलब हुआ कि मैं इस नदी को इस पार से उस पार तैर सकता हूं। काफी लंबा पेड़ है, आप कहते हैं सर कौन चढ़ेगा इस पे? आप कहते हैं नो सर, आई कैन क्लाइम दिस टॉल ट्री, सर मैं इस पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। ये आपकी क्षमता है। समझ में आ गया? तो कैन कुड के साथ क्या नहीं आएगा? हाँ, एबल टू, या CAPABLE, कैपेबल ऑफ। अच्छा, कैपेबल ऑफ के बाद हमेशा ING आता है, याद रखना, कॉन्टिन्यूअस ना। क्या आता है? कॉन्टिन्यूअस। कैपेबल ऑफ डू नहीं, डूइंग। कैपेबल ऑफ स्पीक नहीं, स्पीकिंग। कैपेबल ऑफ टीच नहीं, टीचिंग। तो वहां ऑफ के बाद हमेशा ING होगा। ये माइंड में सेट करके रखेंगे हमेशा, कभी भी। ये टेंस में भी बात बताएंगे इसको कि ऑफ के बाद कौन सी वर्ब को रखना होगा। लिख दिए और समझ में भी आ रहा है? आइए, कैन कुड के बदले हम क्या क्या दे सकते हैं? ये सब दे सकते हैं। तो जब ये आ गया तो इनकी क्या आवश्यकता? बना दिया ना सुपरफ्लुअस। समझ में भी आ रहा है? चलिए अगला एक्सप्रेशन, नेक्स्ट एक्सप्रेशन कैन कुड के बाद आप कहते हैं कि 7 PM, या फिर आप कहते हैं सर 9:30 PM, और आप कहते हैं EVENING, इवनिंग। तो ये 7 PM जब आप कह देते हैं तो वो अपने आप इवनिंग हो गया। सुबह में PM नहीं होता है, शाम में होता है PM। हाँ, और आप कहते हैं कि सर अगर मैं ऐसे लिख दूं, क्या हम लिखता हूं इधर 6 AM, या फिर मैं इधर लिख देता हूं 7:30 AM, और फिर मैं इधर लिखूंगा मॉर्निंग, चलेगा सर? एंटी मेरिडियन एंड पोस्ट मेरिडियन, अपराहन एंड पूर्वाहन। 12 बजे से पहले को पूर्वाहन बोलते हैं, 12 बजे दिन के बाद अपराहन हो जाता है, PM हो जाता है। तो जब PM हो जाता है तो हमें तो टाइम ऑलरेडी पता है कि कितने बजे से कितने बजे तक को PM कहते हैं और कब से कब तक AM है। आपको मैं बता दूं,
कि ये 12 मिडनाइट है ना, 12 मिडनाइट मतलब 12 बजे आधी रात से लेकर और सुबह 12 दिन के 12 बजे दिन तक मिड डे, ये कंप्लीट आवर्स मॉर्निंग के हैं। कंप्लीट 12 आवर्स इज फॉर मॉर्निंग, 12 मिडनाइट एट नाइट अप टू 12 मिड डे दैट इज एट द डे। ये 12 घंटा का टाइम क्या है, मॉर्निंग है। अच्छा ये 12 पीएम, अब दोपहरिया 12 पीएम के बाद शुरू हुआ 5 बजे तक, ये है आफ्टरनून, ठीक। और 5 बजे से लेकर 12 बजे रात तक की जो टाइम है वो दोनों है, उसको इवनिंग भी बोलते हैं और नाइट भी बोलते हैं। आप बोलेंगे सर इस टाइम को इवनिंग और नाइट दोनों क्यों कहते हैं? आइए, इसलिए कहते हैं कि जब हम मिलते हैं तो इवनिंग होता है। अगर आप 11 बजे रात में भी किसी से मिलते हैं तो आप उनको बोलिए गुड इवनिंग, गुड नाइट तो बोल नहीं सकते, क्योंकि गुड नाइट तो बिछड़ने टाइम में बोलते हैं, सेपरेशन टाइम में बोलते हैं, जब पार्ट करते हैं तब बोलते हैं गुड नाइट। तो अगर 11:30 बजे रात में आप किसी से मिलते हैं तो आप क्या सॉल्यूटेशन यूज करेंगे? गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग। आप 1 बजे रात में किसी से मिलेंगे तो यस गुड मॉर्निंग, क्योंकि हमें पता है कि 12 घंटे कंप्लीट मॉर्निंग आवर्स है। अच्छा बताइए, तो पीएम के साथ इवनिंग लिखना सही है क्या? अच्छा एएम के साथ मॉर्निंग लिखना सही है क्या? सबको पता है पीएम और एएम का मतलब क्या होता है, अपराहन एंड पूर्वाह। नहीं जी, समझ में आ रहा है? एएम पीएम इसके साथ लिखेंगे, इवनिंग मॉर्निंग की नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, क्योंकि उसकी सेंस उसी में दिया गया है। एएम का मतलब ही मॉर्निंग से है, पीएम का मतलब ही इवनिंग से है और नाइट से है। चलिए अगला वर्ड, ये दोनों लिख दीजिए, एएम पीएम वाला फंडा। गॉट इट? कल बताए थे एक वर्ड, क्या इसको मिटा दें? कल बोले थे ना कि वो सहोदर भाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बहन को, कल बोले थे, याद है क्या? भूल गए आप लोग? सिबलिंग, SIBLING, सिबलिंग, सिबलिंग। अच्छा तो अगर आप सिबलिंग कहते हैं, कैन आई चेंज द पेज? ये तो दिमाग में सेट हो गया, आप देखने का क्या, अपने मन से लिखते रहेंगे, समझ गए हैं? अब यहां हम 7 PM है, आप 6 PM लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल। क्या मुन्ना, आप कहते हैं, आप कहते हैं सिबलिंग, SIBLING, ठीक है। अब देखिए इसको क्या गलत कर देगा, अगर इसके साथ आप लिख देते हैं ब्रदर, सिस्टर, ये भाई बहन, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सिबलिंग का मतलब ही होता है भाई बहन। जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे ना, स्पाउस, कंसॉल्ट का मतलब ही होता है पति पत्नी, तो अलग से हस्बैंड वाइफ क्यों जोड़ दें? याद है कौन से 2 वर्ड? स्पाउस और दूसरा कंसोर्ट, CONSORT, मतलब हाँ पति पत्नी। तो सिबलिंग का मतलब, तो इसके साथ डबल डबल जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। चलिए मेक इट सिबलिंग, और उधर ब्रदर एंड सिस्टर, और इस साइड वाला जो हमारा है वो सुपरफ्लुअस बना देता है हमारे वर्ड्स को, हमारे एक्सप्रेशंस को। चलिए अगला वर्ड इधर लिखिएगा फर्स्ट कॉलम में, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग। अच्छा इधर आप लिख दिए ड्यूरिंग, ड्यूरिंग। आप इधर लिखते हैं द पीरियड वाइल। अच्छा ये ड्यूरिंग और ये द पीरियड वाइल, दोनों का एक ही मतलब हुआ। वाइल मतलब होता है किसी चीज के दौरान, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ समथिंग और बाय द कोर्स ऑफ सम टाइम ना। ड्यूरिंग कहते हैं ना, ही गॉट इंजर्ड वाइल प्लेइंग, तो जब वह खेल रहा था तो उस समय उसको इंजरी हो गया। तो कब? तो खेलते समय में, तो वाइल प्लेइंग नहीं। आई गॉट कंफ्यूज वाइल रीडिंग द स्टोरीज, जब मैं किताब पढ़ रहा था तो ड्यूरिंग दैट पीरियड आई वॉज कंफ्यूज, क्योंकि कुछ ऐसा बात आ गया मैं कंफ्यूज हो गया। तो वाइल लिखिए या ड्यूरिंग लिखिए, बात एक ही है, बात एक ही है। ड्यूरिंग का सेंस क्या चीज से है? द पीरियड, और वाइल से टाइम पीरियड से है, एक सर्टेन टाइम पीरियड से है।
तो ड्यूरिंग के साथ द पीरियड और वाइल का यूज होगा कि नहीं होगा? हाँ बताइए। नहीं होगा। चलिए अगला वर्ड। आप कहते हैं, अच्छा मूसलाधार बारिश का इंग्लिश क्या होता है? कैट एंड डॉग मतलब कुकुर बिलाई होगा। कैट्स एंड डॉग्स। आप अगर एक वर्ड में एस नहीं देते हैं तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है, बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, मीनिंग बदल जाता है सिर्फ एस देने से और एस हटा लेने से। वर्ड के मीनिंग डिफर होता है। ये आप नाउन एंड नंबर पे पढ़ेंगे कि एस का क्या वैल्यू है, एस लगाने से नाउन की क्या हालात हो जाता है और हटने से की होता है। यानी दिक्कत। हाँ तो क्या बोल रहे थे? कैट्स एंड डॉग्स। आप कहते हैं कि रेन, CATS, कैट्स एंड DOGS। अच्छा ये कैट्स एंड डॉग्स की अगर मीनिंग आप डिक्शनरी में खोजेंगे तो क्या मिलेगा? कुत्ता बिल्ली। लेकिन ये तो कुत्ता बिल्ली है ही नहीं, ये मूसलाधार बारिश है। तो आप कहते हैं इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। ये कैट्स एंड डॉग्स का मतलब ही होता है लाइक हैवी रेन, मूसलाधार बारिश। ये लाइक का सेंस इसी कैट्स एंड डॉग्स में छिपा हुआ है। आप अगर ये कहते हैं कि इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स तो इट इज मिस्टेक। इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स नॉट लाइक। मतलब कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, मतलब हैवी रेन की तरह। तो के तरह जो है लाइक वो उसमें इंक्लूडेड है, तो इसलिए अलग से इस लाइक वर्ड का ऐड नहीं करेंगे। आप कहते हैं कम अक्रॉस, कम ACROSS, कम अक्रॉस। अच्छा कम अक्रॉस के साथ आप लगाते हैं विथ, या फिर आप कम अक्रॉस, कम अक्रॉस ACROSS, कम अक्रॉस के साथ आप लगा देते हैं SUDDENLY, सडनली, अचानक। सबसे पहले ये कम अक्रॉस है क्या? ये एक फ्रेज है। एक वर्ड से ज्यादा को वर्ड नहीं कहते हैं, वो फ्रेज हो जाता है, फिर क्लाउज हो जाता है फिर। तो ये फ्रेज है। अच्छा फ्रेज क्या है? कम अक्रॉस का मीनिंग क्या होता है, कौन बताएंगे? अचानक किसी से मिलना। मान लीजिए कि हम बाजार गए सामान लेने और आप ही उधर से दूसरे छोर से आ रहे सामान लेने के लिए झोरा लेके, दोनों हम लोग टकरा गए। अच्छा सर आप भी, अच्छा तुम भी, बाय। तो ये कैसे मिले जी? संजोग से। अचानक मिले कि प्लान था कि तुम भी झोला लेके आना, हम भी जाएंगे बीच में टकराएंगे? ये प्लानिंग नहीं ना था। कैसे मिले? अचानक। तो अचानक को आप क्या कहते हैं? तो आप कम अक्रॉस सडनली देंगे नहीं, क्यों? क्योंकि कम अक्रॉस का मतलब ही होता है अचानक मिलना, प्लान करके नहीं मिलना। तो ये सडनली वर्ड तो पहले ही गलत हो गया। और कम अक्रॉस का मतलब ही होता है किसी व्यक्ति के से अचानक मिल जाना। तो वो जो से का सेंस है तो फिर विथ भी नहीं देंगे। आप कहेंगे कि यस्टरडे ना व्हेन आई वेंट टू मार्केट, जब मैं बाजार गया, आई केम अक्रॉस DNT सर। अब तुम कहोगे आई केम अक्रॉस विथ DNT सर, तो गलत हो गया। सीधा कम अक्रॉस या फिर केम अक्रॉस। हल्ला बाबू चिल्ला बाबू। क्या नहीं देंगे? विथ नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि सेंस वही है। अच्छा कम अक्रॉस के बाद सडनली भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये मिलना अचानक ही है। ये मिलना, yes, we never plan to meet someone, we suddenly meet, occasionally meet, by chance meet। तो उसको आप with और suddenly नहीं देंगे। किसके साथ? कम अक्रॉस के साथ। कम अक्रॉस का मीनिंग क्या होता है? या बाय चांस मीटिंग समबडी, तो आप चांस से किसी से मिल जाते हैं अचानक सा। चलिए नेक्स्ट वर्ड, एक्सीड, EXCEED, एक्सीड। लिखे EXCEED, एक्सीड मतलब, एक्सीड एक तरफ इस तरफ लिखे लेफ्ट हैंड साइड में, अब राइट हैंड साइड में लिख दीजिए मोर देन। इधर एक्सीड और उधर मोर देन। एक्सीड मतलब क्या होता है?
एक्सीड मतलब होता है किसी चीज को इंक्रीज करना, एनहांस करना, बढ़ाना। और मोर देन का मतलब भी सेंस है। मोर मतलब क्या होता है? से अधिक। सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता, दैट मीन्स सीता गीता से ज्यादा सुंदर है। क्या है? सीता गीता से ज्यादा सुंदर है। तो से अधिक, मोर देन का हिंदी क्या होता है? से अधिक। और एक्सीड का मतलब ही होता है अधिक। अंडरस्टैंड? तो एक्सीड के साथ कौन से वर्ड का यूज गलत हो जाएगा? मोर देन। वेरी गुड। चलिए अगला, अगला लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए नेक्स्ट वर्ड, रिलेशन टू या फिर कंसर्न्ड विथ। क्या लिखे? हमने लिखा रिलेशन टू, RELATION, रिलेशन टू, या फिर CONCERNED, रिलेशन टू या फिर कंसर्न्ड विथ। अच्छा, कंसर्न और रिलेशन मतलब क्या होता है? किसी चीज से संबंधित, नहीं, किसी चीज से मतलब रखना, ताल्लुकात रखना, दैट इज कंसर्निंग। और दैट इज व्हाट द रिलेशन इज ऑल्सो। तो आप क्या लिखे? रिलेशन के साथ टू लिखे और कंसर्न्ड के साथ आइए जी विथ लिखे। देर कर देते हैं। जी जी, आइए आइए। आज तो मौसम भी ठीक है, न गर्मी है न सर्दी है, बढ़िया है। क्या? रात में बारिश हुआ थोड़ा, अचानक मौसम चेंज हो गया। यस। अच्छा, तो कंसर्न्ड विथ एंड रिलेशन टू के साथ क्या नहीं आएगा? लिखिए रिगार्डिंग। इसके साथ क्या नहीं आएगा? रिगार्डिंग। REGARDING। अब रिगार्डिंग बोलो या रिलेशन टू बोलो या कंसर्न्ड विथ बोलो, बात क्या है? एक ही है। तो इन दोनों के साथ इसका आना मना है, सुपरफ्लुअस है, स्लैंग है, यू नो, अननेसेसरी है, वर्थलेस है, यूजलेस है। बाबू आपके क्लास कितने बजे से है? 6, 6:30 बजे से, अभी 7:15 हो रहा है। ये क्या तरीका है? दूसरी बात, आप इतने लेट से आएंगे, और ये धर्मशाला तो नहीं है कि आप आके बैठ जाएंगे चुपके से, जब मन होगा साइड से निकल लेंगे। वी डू हैव रेजिमेंटेशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस टू फॉलो। अनुशासन ही देश को महान बनाता है, और अनुशासन ही हम ही लोग को महान बनाता है। सबको महान बनाने का एक ही तरीका है, अनुशासन। फॉलो करेंगे हम लोग। बैठिए बैठिए, टेंशन नहीं है, बैठिए, टेंशन नहीं है कुछ। आपका छूट रहा है, मेरा कुछ नहीं छूट रहा है। चलिए, रिलेशन टू और कंसर्न्ड विथ के साथ क्या नहीं आना है? रिगार्डिंग। अच्छा, रिगार्डिंग का मतलब ही होता है से संबंधित, और रिलेशन टू का भी मतलब होता है संबंधित, और कंसर्न्ड मतलब ही होता है संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, ब्रिज। BREEZE, ब्रिज। BREEZE, ब्रिज। ब्रिज मतलब ब्रिज। BREEZE, ब्रिज। ब्रिज मतलब, बोलिए भैया, नहीं अंग्रेजी में तो हिंदियों में चलेगा। तेज हवा। इस साइक्लोन की बात कर रहे हैं क्या, कि हरिकेन का? अरे नहीं मुन्ना, ब्रिज मतलब होता है जेंटल विंड, कोल्ड विंड। वो ठंडी ठंडी हवा जो चल रही होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज। आप कहते हैं GENTLEWIND। भाई ये ब्रिज का मतलब ही होता है जेंटल विंड, बढ़िया विंड। तो ब्रिज के साथ जेंटल विंड को ऐड करेंगे कि नहीं ऐड करेंगे? नहीं करेंगे।
क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसका मीनिंग उसमें है, वो उसको सुपरफ्लुअस बना देगा, इसलिए हम नहीं करेंगे। चलिए अगला वर्ड, आप कहते हैं अप्रोच, APPROACH, अप्रोच, और फिर आप कहते हैं NEAR, नियर। अच्छा तुम कहां पहुंचे? आई हैव अप्रोच्ड नियर लक्ष्य। अच्छा मैं लक्ष्य के नजदीक पहुंच गया हूं, जल्दी आओ, कहां हो तुम? अच्छा जब आप कहते हैं अप्रोच, तो अप्रोच का मीनिंग ही होता है किसी चीज के समीप, नजदीक पहुंचना, ठीक है? तो जब आप अप्रोच में नियर लगा हुआ है किसी चीज के नजदीक, तो ये अलग से नियर क्या कर रहा है डियर? बताइए। अप्रोच मतलब, अच्छा आई एम अप्रोचिंग स्कूल, इसका मतलब क्या कि मैं स्कूल के नजदीक पहुंच रहा हूं, या फिर पहुंचने वाला हूं, या फिर पहुंच गया हूं। तो वो नजदीक वहां पर लगा हुआ है अप्रोच में, तो अलग से नियर नहीं देंगे। आई एम अप्रोचिंग नियर पटना स्टेशन होगा क्या? आई एम अप्रोचिंग पटना स्टेशन, क्या होगा? तो अप्रोच के साथ क्या नहीं देंगे? क्यों? क्योंकि अप्रोच में नियर का मीनिंग है, इसीलिए अप्रोच के साथ नियर नहीं देंगे। चलिए थ्रू आउट, अगला वर्ड, थ्रू आउट, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे थ्रू आउट, THROUGHOUT, थ्रू आउट, ठीक है? क्या बोले? थ्रू आउट। अच्छा थ्रू आउट का मतलब क्या होता है? हाँ अभी जवाब दिया किसी ने, THROUGHOUT, थ्रू आउट। थ्रू आउट के साथ क्या नहीं होगा? तो WHOLE, होल। थ्रू आउट मतलब भी पूरा पूरा होता है, नहीं? और होल मतलब भी पूरा होता है, माय डियर। अच्छा आप बताएगा ये ऑल और होल में क्या अंतर है? ऑल और होल क्या है, सबसे पहले ये बता दीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जब मैं पूछूं किसी वर्ड को कि ये क्या है, तो सीधा पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब निकलता है कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, फिर क्या है? जल्दी बोलो, बोलो। ये ऑल और होल क्या है भैया? ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है? अब एडजेक्टिव है तो ऑल का मतलब सभी होता है, होल होल का मतलब पूरा होता है, तो इसमें अंतर क्या है? अंतर है, देख लीजिए। आप कहते हैं कि आई हैव रेड, मैंने पढ़ा है, ऑल बुक्स, मैंने, मेरे पास जितने भी किताबें था मैंने सबको पढ़ डाला। हेलो, ऑल के बाद हमने काउंटेबल प्लूरल नाउन को रखा है, ऑल के बाद कभी भी काउंटेबल सिंगुलर नाउन का यूज नहीं होगा। अब जैसे आप कहते हैं कि आई वॉन्ट टू मीट माई ऑल फ्रेंड, नहीं नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि ऑल का मतलब ही है दो से ज्यादा। वो प्लूरल हुआ कि सिंगुलर? प्लूरल। तो ऑल के साथ बुक होगा कि बुक्स होगा? ऑल के साथ प्लेस होगा कि प्लेसेस होगा? बात समझ में आ रहा है? ऑल स्टूडेंट होगा कि स्टूडेंट्स होगा? स्टूडेंट्स होगा। तो ऑल के साथ कौन से नाउन रखा गया? काउंटेबल प्लूरल नाउन। लेकिन होल का मतलब भी होता है पूरा और सभी, तो इसको कहां लगाएंगे? होल, जैसे हम कहते हैं कि हर WHOLE बॉडी वॉज कवर्ड, COVERED, हर होल बॉडी वॉज कवर्ड, उसकी पूरे बॉडी ऊपर से नीचे तक ढका हुआ था। अच्छा यहां पर होल के साथ आपने बॉडी लगाया है, बॉडीज ने लगाया है। पूरा देश, होल कंट्री, कंट्रीज नहीं, एक ही को देश की बात कर रहे हैं, और पूरा, पता है, पूरा गांव, क्या होगा इंग्लिश? ऑल विलेज की होल विलेज? होल विलेज, ऑल नहीं, फिर ऑल के साथ तो विलेजेस देना होगा।
एक एक गांव की बात कर रहे हैं बट पूरा गांव की बात कर रहे हैं, एक ही बॉडी का बात कर रहे हैं बट पूरा बॉडी का बात कर रहे हैं। तो वन बट पूरा, उसको एज ए होल लेंगे। और ऑल मतलब मोर देन टू, टू और मोर देन टू। ठीक है, बात समझ में आया? तो ऑल कंट्री होगा कि कंट्रीज होगा? हाँ कंट्रीज होगा क्योंकि ऑल है। ठीक है, अच्छा होल कंट्री होगा कि कंट्रीज होगा? कंट्री। जी अच्छा, आपको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो कहां है हम? थ्रू आउट के साथ क्या नहीं होगा? आप कहते हैं सर आपको पता है मैं पूरा भारत घूमा हुआ हूं सर, मैं चारों तरफ हर जगह गया हूं। आई हैव ट्रेवल थ्रू आउट द कंट्री, दैट मीन्स यू हैव ट्रेवल होल कंट्री। आप पूरा देश घूमे हुए हैं, पूरा गांव घूमे हुए हैं। नहीं, आप कहते हैं एक किताब खरीद के लाया, आप कहते हैं सर आपको पता है आई हैव गॉन थ्रू आउट द बुक। आई हैव गॉन थ्रू आउट द बुक का मतलब कि मैंने इधर से इधर पूरा देख लिया सर, पढ़ लिया है। या फिर आप कहते हैं सर आई हैव रेड होल बुक, मैंने पूरा किताब पढ़ लिया। लेकिन ई नहीं बोलोगे आई हैव रेड ऑल बुक, नो, कि ऑल के साथ एक किताब नहीं है, बहुते है। तो यहां पर थ्रू आउट के साथ हमने क्या नहीं लिखा, मतलब क्या नहीं लिखना है? होल की गलती होगा। नेक्स्ट, अगला, नेक्स्ट, इलुस्ट्रेट। अगला वर्ड है इलुस्ट्रेट, ILLUSTRATE, इलुस्ट्रेट। आप मैथ्स में पढ़ते हैं तो वहां पर बार बार आपको ये वर्ड मिलेंगे, इलुस्ट्रेट, डिस्क्राइब, नहीं, और फिर एक्सप्लेन, इलुस्ट्रेट। ये सब क्या मतलब हुआ? जैसे आप कहते हैं IUSTRATE, इलुस्ट्रेट। अच्छा आप इधर लगा देते हैं अबाउट, ABOUT, इलस्ट्रेट अबाउट। किसी चीज के बारे में व्याख्या करना या विवरण देना या उसको एक्सप्लेन करना, इलस्ट्रेट। तो इलस्ट्रेट में अबाउट का सेंस हिडन है। इलस्ट्रेट मतलब ही होता है किसी चीज के बारे में बताना या वर्णन करना या विवरण देना या व्याख्या करना। समझ गए? किसी चीज के बारे में, तो के बारे में तो अलग से अबाउट देंगे, इलस्ट्रेट अबाउट। जैसे बाल्ड में हेड नहीं लगाएंगे उसी तरह इलस्ट्रेट में क्या नहीं लगाएंगे? हेलो, अबाउट नहीं लगाएंगे। अबाउट क्या बना देगा उसको? स्लैंग, यूजलेस, सुपरफ्लुअस। अगला, गो फॉर अगला। आप कहते हैं सर हमारे पास ना पूरा सफिशिएंट है सर। आप कहते हैं मेरे पास सफिशिएंट है, तो हम कहते हैं हम भी कम नहीं है, मेरे पास भी इनफ है, ENOUGH। आप बताइए तो हमके कि इनफ का हिंदी मीनिंग क्या होता है? हाँ, पर्याप्त, या फिर एक और वर्ड सुना, काफी। पर्याप्त या फिर काफी। छोटे बाबू आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे काफी या पर्याप्त किसको कहते हैं? थोड़ा सा समझा दीजिए हल्का सा। जी नहीं नहीं, वो नहीं कह रहे हैं मैंने काफी होता क्या है? कब आप बोलते हैं कि काफी है, पर्याप्त है, कब बोलेंगे आप? क्या हो जाएगा आपके साथ कि बोलेंगे ए, काफी हो गया, पर्याप्त हो गया है, कब बोलेंगे? हाँ, यही बात तो हमको बोलवाना था जो आप बोले। इन्होंने कहा पर्याप्त और काफी का मतलब है कि जब कोई चीज ज्यादा हो जाए तो बोलेंगे पर्याप्त। अरे नहीं, उसको एक्सेस बोलेंगे, उसको इनफ नहीं बोलेंगे। इनफ का मतलब होता है काफी। अब मान लीजिए मैं कॉलेज जाता हूं, अच्छा 50 रुपए मुझे ट्रैवलिंग लगते हैं, आने जाने के खर्चे। घर से निकल रहा हूं, उधर से गार्जियन 50 रुपया लेके खड़ा है, बउआ लो, ला, और लोगे? नो,
इट्स इनफ, काफी है। तो काफी मतलब जरूरत के अनुरूप है, न कम न ज्यादा। रात में मैं 5 रोटी खाता हूं, थाली में देखा 5 रोटी आ गया, 2 रोटी लेके खड़ा है और लोग नहीं नहीं इट्स इनफ। अरे नहीं नहीं, इट्स सफिशिएंट। सफिशिएंट मतलब इट इज अप टू माई रिक्वायरमेंट, इट इज अप टू माई नीड, इट इज माई अप टू जरूरत, ज्यादा नहीं है। अच्छा मान लिया जाए कि आपको 50 रुपया खर्चा है, 100 रुपया दे दिया पहले और जा रहे हैं तब दूसैया लेके खड़े हैं पापा मुन्ना और लोगे, क्या बोलोगे? इट्स इनफ कि इट्स टू मच? पहले से ज्यादा है, 50 है जरूरत, 100 है, 200 और मिल रहे हैं। काफी है कि कम है कि पर्याप्त है? अधिक है, काफी नहीं। काफी और पर्याप्त का मीनिंग सेंस है। अच्छा काफी को हम लोग गलत समझ लेते हैं। काफी मतलब बहुत अधिक नहीं होता है, अनुरूप होता है। नहीं, मान लिया जाए कि आपके साथ ये दोस्त मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है कर रहा है कर रहा है। अभी मजाक का भी लिमिट होता है। जब क्रॉस कर रहा है तो आप कहते हैं मुन्ना स्टॉप, इट्स टू मच। इसका मतलब ऐसा नहीं बोलता इट्स इनफ, वहां बोलेंगे इट्स टू मच। या देख रहे हैं कि क्रॉस कर रहे हैं, रुक रुक इट्स इनफ, काफी हो गया, अब आगे नहीं बढ़, आगे नहीं तो हो जाएगा धूमधाम। तो इनफ मतलब हुआ जरूरत के अनुरूप, और एक्सेस मतलब हो गया व्हेन समथिंग इज मोर देन योर रिक्वायरमेंट। आपकी जरूरत से जब कोई चीज ज्यादा है तो देन दैट इज एक्सेस, और उसके लिए हम टू मच यूज करते हैं, इनफ नहीं यूज करते हैं, सफिशिएंट नहीं यूज करते हैं। तो इन दोनों का मीनिंग एक ही है क्या? एक ही है। सफिशिएंट को ही इनफ कहते हैं, इनफ को ही सफिशिएंट कहते हैं। तो आप कहेंगे सर आप कहते हैं इसके साथ ई गलत होगा तो इसके साथ ई नहीं गलत होगा, वही होगा। दोनों एक साथ नहीं रह सकता है। हम इन्हें कहते हैं कि ईमानदार नहीं रहता है कि चोर नहीं रहता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, वो ईमानदार चोर क्या। तो यहां पर इनफ को दोनों में से किसी एक को सुपरफ्लुअस बना देंगे और सिंगल वर्ड यूज होगा, चाहे सफिशिएंट यूज करे या फिर इनफ को यूज करे। अगला वर्ड क्वाइट, QUITE, क्वाइट। अच्छा ये क्वाइट क्या है? कोई मुझे बताए बताए बताए। QUITE, क्वाइट। एक होता है क्वाइट, QUIET, ये है क्वाइट। हे प्लीज बी क्वाइट, शांत रहो, चुप रहो, बोलो नहीं, ये है चुप रहो, क्वाइट क्वाइट। अच्छा ये है क्वाइट, उच्चारण में अंतर है ना, देयर इज अ डिफरेंस इन प्रोनाउंसिएशन, क्वाइट क्वाइट। अच्छा आप कहते हैं सर आप तो सही कर रहे, कितना सही कह रहा? ओ सर यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, ओ यू आर क्वाइट राइट, आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कैसा है मुन्ना? आई एम सर क्वाइट ओके, बिल्कुल ठीक हूं सर, आप अपना सुनाइए। क्वाइट, यू आर क्वाइट राइट, ये एब्सोल्युटली का सेंस देता है, बिल्कुल। अब बताइए तो क्वाइट थोड़ी से पहले जान लेते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा और इंप्रूव करते हैं। बता पाएंगे आप लोग कि क्वाइट क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच ठीक से नहीं आता है, इस बात को मानना पड़ेगा। हम जो क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ा वो सफिशिएंट नहीं था। वो खाली नाम के नाउन के नाम जान लेने से नहीं होगा काम, और बात को आगे बढ़ाना होगा। वही चीज हम पढ़ रहे हैं जो क्लास 5, 6 में पढ़ रहा है बच्चा। बिल्कुल मैं वही बात कर रहा हूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप खोल के देख लो किताब, नहीं होगा तो डीएनटी से बात कर लेना कि सर आप क्या बोलते हैं, हम तो कहीं नहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे। पूरा किताब ही है वही चीज, और वही चीज हमको पढ़ना है, और वही चीज हमको नहीं आता है इसलिए पढ़ना है, ये नहीं कि हम पढ़े हुए हैं। अगर आता तो हम इधर चुपचाप नहीं बैठता। ये क्वाइट, ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। कितना सही तो पूरा सही, कितना गलत तो पूरा गलत नहीं, ये डिग्री है।
सर सीता सुंदर है। अरे कत्ते सुंदर है रे सर, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, ये वेरी डिग्री है सर। सर वो पागल है सर, है पागल है। अरे कितना पागल है सर, ही इज एब्सोल्युटली मैड सर, ही इज फुल्ली मैड सर, पूरे पागल है। ये पूरा है, ये बताता है कि वो कितना पागल है। मम्मी खाना बन गया? हाँ या ऑलमोस्ट। तो ऑलमोस्ट से पता चला कि खाना लगभग बन गया है, 2-4 मिनट में अब खाना मिल जाएगा। ये डिग्री है। क्या है? डिग्री। डिग्री बताता है अप टू हाउ मच, अप टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक। मोटा है तो कितना है, छोटा है तो कितना है, नाटा है तो कितना है, अच्छा है तो कितना है, कोई भी चीज कितना है, ये बताता है डिग्री। क्या? डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये बताता है किसी चीज की हद या फिर लिमिट, अप टू व्हाट एक्सटेंट या फिर अप टू व्हाट लिमिट। आप अमीर हैं तो भाई कितने अमीर हैं? सर ही इज मच वेल्दी सर, सर बहुत अमीर है। अच्छा अच्छा ठीक है। मच क्या है? डिग्री। क्या बताता है? किस हद तक या फिर किस लिमिट तक। अंडरस्टैंड? अच्छा तो बात कर रहे थे क्वाइट का, तो क्वाइट क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? टाइप की अगर बात करें तो एडवर्ब ऑफ डिग्री। बहुत सुंदर जवाब। चलिए क्वाइट के साथ क्या नहीं आएगा? ऑल और कंप्लीटली। क्वाइट के साथ क्या नहीं आएगा? ऑल या फिर ऑल या फिर कंप्लीटली। अच्छा अब जैसे आप कह रहे हैं ना कि ही इज क्वाइट ओके सर, वो पूरा ठीक है सर, आप टेंशन नहीं लीजिए। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं ही इज कंप्लीटली ओके, इज ऑल ओके। तो ऑल का सेंस, कंप्लीटली का सेंस बिल्कुल क्वाइट से है। नहीं बात समझ में आ रहा है? मैं इधर एब्सोल्युटली भी इसके सेंस में लगा दूं तो वही मीनिंग हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ क्या? बिल्कुल। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, यू आर क्वाइट राइट। क्वाइट राइट तो कितना राइट? तो क्वाइट राइट। कितना सही भाई? पूरा सही। आप कहते हैं ना सर ये गलत है, कितना गलत है जी? सर क्या बोले सर, इज एब्सोल्युटली रॉन्ग सर, पूरा गलत है सर। आप देखिए ना, क्वाइट रॉन्ग या एब्सोल्युटली, दोनों का सेंस आ जाता है। चलिए तो क्वाइट के साथ क्या नहीं आ रहा है? ऑल और कंप्लीटली। अब बताइए कि उस दिन हम बोल रहे थे, ये दो वर्ड आया था मेरे पास, अब एक क्लू दे देते हैं तो आप पकड़ लेंगे सेंस लगा के। हमने कहा था मैं हूं इंग्लिश टीचर। कौन सा टीचर? हूं ना मुन्ना, है बोले ना, मैं इंग्लिश टीचर हूं कि नहीं? नहीं हूं। वाह, अब इतना इंग्लिश तो तुम जान लिए हो कि हमको इंग्लिश टीचर मानने से इनकार कर रहे हो। अच्छा लग रहा है, कम से कम मीनिंग तो समझ रहे हो कि सामने में अंग्रेज शिक्षक नहीं दरभंगिया शिक्षक है। का मतलब ये इंग्लिश यहां विशेषण बना रहा है, पीछे में नाउन के पीछे आकर नाउन विशेषण बन रहा है। क्या आप कहते हो सर क्या बोल रहे हैं, नाउन नाउन होता है विशेषण कैसे होगा? हाँ रे, हमारे पास जो घड़ी है ये सोना का है, गोल्ड वॉच। अब इस वॉच की विशेषता है कि ये गोल्ड की है, गोल्ड तो मटेरियल नाउन है सर, यहाँ तो विशेषण बना हुआ है। हाँ यही तो ग्रामर है, यही तो फंक्शन है, यही तो यूसेस है कि किधर लगा दो तो मीनिंग बदल जाएगा। या गोल्ड कौन सी नाउन है ना? अब नाउन का भी विशेषण बनेगा? हाँ बनेगा, देखो ना बनता है। तो यूज पे डिपेंड करता है कि कैसे वो कहां जाकर मीनिंग चेंज कर लेता है। क्या बोल रहे थे? हाँ इंग्लिश टीचर। अच्छा दूसरा वर्ड है, इसी के अंदाज में आप बना दोगे। हम कहते हैं फैमिली मेंबर। क्या इंग्लिश टीचर सही है? क्या सही जवाब होगा आप बोलिए? इंग्लिश टीचर अगर गलत है तो क्या सही होगा? आप कल आए थे? हाँ ना? हाँ आप मैं काना नहीं ना हूं, आप ही की तरफ देख रहा हूं ना, मुझे पता कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है बच्चा सा। हाँ हाँ यू आप बताइए, तो कल आप आए थे? जी आए थे। कल इंग्लिश टीचर के बारे में बताए थे? बताए थे। क्या सही जवाब था? ए कोई नहीं बोलना, मुझे चेक करना है कि हम पढ़ने ही आते हैं कि बस आते हैं।
आते हैं और जाते हैं, बस आते जाते हैं। सब खोजने लगा, सब खोजने लगा, कोई पढ़ के नहीं आया है, पता चल रहा है, सब पेज पलट रहा है। मुन्ना बोलेगा, मुन्ना नहीं खोल रहा है पेज को। इंग्लिश टीचर का क्या सही जवाब है? कल नहीं आए थे आप? आए थे तो बोलिए ना। इंग्लिश टीचर का सही जवाब है दरभंगा टीचर। क्या है यार तुम? हाँ, देख देख के सब होगा, नहीं देखें। चलिए, ए टीचर ऑफ इंग्लिश सही जवाब। अच्छा, ये दरभंगा, वो तो सेंस में बता रहा था आपको, समझा रहा था, बैठिए, वो मैं समझा रहा था आपको। अच्छा, फैमिली मेंबर्स है, उसी तरह से बनेगा यहां भी। क्या होगा? फैमिली मेंबर्स को क्या बोलेंगे? द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, परिवार के सदस्य। फैमिली मेंबर नहीं होता है, इंग्लिश टीचर नहीं होता है। तो एक इधर लिख दो, फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर्स। अच्छा, फैमिली मेंबर्स नहीं होगा तो क्या होगा? द MEMBER, द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ठीक है राजा, आप बताना कि फैमिली कौन सा नाउन है? नहीं, वो नहीं। ओल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। कलेक्टिव नाउन, बहुत सुंदर जवाब। फैमिली कलेक्टिव नाउन है, सही जवाब। बहुत सारे सदस्यों को मिलाकर परिवार बनता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलाकर क्लास बनता है, सिमिलरली फैमिली भी कलेक्टिव नाउन है, सही जवाब। अच्छा, तो क्या सही हुआ जी? द मेंबर्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स नहीं ना होगा अब, इंग्लिश टीचर नहीं ना होगा अब। हाँ, चलिए गोइंग अगला। अब आप लोगों को कहां ले चले बोलिए? पार्टी में? कौन सा पार्टी में चलोगे? चलो हम लोग चलते हैं रिसेप्शन पार्टी में। कौन से पार्टी में? कभी गए हो? कभी नहीं गए हो? चलो आज रिसेप्शन। अच्छा, थोड़ी सी भूल हो गया, रिसेप्शन इस तरफ लिखना था, पार्टी इस तरफ, आप थोड़ा पार्ट कर दीजिए। मैंने पूरे एक्सप्रेशन को एक साथ लिख दिया। रिसेप्शन इस तरफ, आप पार्टी उस तरफ लिख दिए। रिसेप्शन, पार्टी। अच्छा, ये बताइए, तो इसमें क्या गलत दिख रहा है आपको? रिसेप्शन पार्टी तो होता ही है, दिन रात होते रहते हैं, हम लोग भी आते जाते हैं। रिसेप्शन होता है, मुन्ना कह रहा है कि पार्टी नहीं होगा सर। रिसेप्शन खुद एक पार्टी है, जैसे फ्यूनरल एक खुद अपने आप में एक सर्विस है। कल बात कर रहे थे फ्यूनरल का, अंतिम संस्कार का, वो एक सर्विस है। तो आप अलग से उसमें फ्यूनरल में सर्विस नहीं जोड़ता है। उसी तरह से ये भी, रिसेप्शन भी खुद एक पार्टी है। ये कोई कर्मकांड नहीं है रिसेप्शन, ये पार्टी है। आम आदमी पार्टी। चलिए, तो रिसेप्शन पार्टी नहीं है। अच्छा सर, अगर मुझे पार्टी लगाना हो तो कहाँ लगाएंगे सर? अरे बर्थडे पार्टी लगाओ ना, चलेगा। मैरिज पार्टी लगाओ ना, चलेगा। लेकिन हम रिसेप्शन में पार्टी नहीं लगा देंगे। हाँ, एनिवर्सरी, ठीक, एनिवर्सरी होता है। अच्छा, एनिवर्सरी का हिंदी क्या होता है? कौन सा गांठ है ये? अच्छा, बरसगांठ है। अच्छा अच्छा। चलिए, अब हम चलते हैं आप लोगों को नाका पे, जहां पर आपको टोल टैक्स भरना होगा। गाड़ी निकाल लेते हो मुफ्त में तो पैसा नहीं भरते हो, नहीं चलेगा। टोल, इधर में आ गया टैक्स। आप कहते हैं सर क्या टोल टैक्स बोल रहे हैं? सर हम लोग तो इनकम टैक्स भरता है। अच्छा, तो तू इनकम टैक्स भरता है, कोई बात नहीं, भरो भरो, हम तो टोल टैक्स भरेगा। कमान। अब आप कहते हैं कि सर इनकम का टैक्स लगता है, टोल तो खुद टैक्स है सर, हमको टोल भरना पड़ा, मतलब क्या भरना पड़ा?
टैक्स भरना पड़ा। तो टोल अपने आप में टैक्स है, टोल ही टैक्स है, टोल टैक्स नहीं होता है। अगर टैक्स लगाने का शौक है तो इनकम टैक्स लगाओ ना। अब तुमको अबे लगाने का मन है तो तुम बोलेगा कि सर सर हम ना फिल्म में अबे लगाएंगे। हे नहीं लगाने देंगे, रन में लगाना है तो लगा, वरना अबे नहीं लगेगा, अबे नहीं लगेगा। देख रहे हो ना, कहां लग रहा है वही, कहां नहीं लग रहा है। ये इधर टोल के साथ टैक्स नहीं लग रहा है, इनकम के साथ टैक्स लग रहा है। हम इनकम करते हैं उस पे टैक्स देते हैं, टोल पे क्या टैक्स देंगे, टोल तो खुद टैक्स है। नहीं समझे, क्या समझे? या तो क्या गलत है यहां पर? टैक्स गलत है। और इनकम टैक्स में क्या गलत है? बिल्कुल सही है, उसके साथ होता है। जैसे फ्ली के साथ अवे यहां गलत है, उसी के जैसे रन के साथ अवे सही है। लिख दिए कि नहीं लिखे? अच्छा, हम बोलते हैं यूनिवर्सली, यूनिवर्सली, या फिर आप बोलते हैं ऑल। अच्छा, जो यूनिवर्सली है वही ऑल है। ऑल में सब आ गया ना, कोई छूटा क्या? ऑल का मीनिंग होता है सभी, यूनिवर्सली मतलब भी होता है पूरा, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, पूरी यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, उसमें सभी आ गए। यूनिवर्सली के साथ ऑल का प्रयोग होगा कि नहीं होगा? तो बोलो जोर से, नहीं होगा। नहीं होगा। चलिए अगला रूल की तरफ। अच्छा, ये सब अपने तरफ से लिख दीजिए ना। क्या क्या है आपको पता है ना? एटीएम, ईवीएम। अच्छा, एटीएम के साथ क्या नहीं आएगा? ईवीएम के साथ क्या नहीं आएगा? मशीन नहीं आएगा ना। लिख लीजिए, आपके स्टोर में रहेगा तो हमेशा दिमाग में बनाना बना रहेगा। क्वेश्चन देखेंगे तो आप एक ही बार में देख के समझ जाएंगे कि अरे रे रे ये बात है, कौन बात है। आगे बढ़े। हम ना, ये यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, ऑल ट्रुथ थोड़ी होता है। आप यूनिवर्सली के साथ ऑल नहीं लगाएंगे, तुम यूनिवर्सली के साथ ट्रुथ लगा रहे हो, क्या बोल रहे हो? हम क्या चीज लिखे हैं? यूनिवर्सली के साथ ऑल का सेंस है, ट्रुथ तो होता ही है। जो ध्रुव सत्य है, परमानेंट ट्रुथ है, उसको यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं, वो जनरल ट्रुथ से अलग है। मेरा नाम डीएनटी है, ये जनरल ट्रुथ है। धरती गोल है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। जिस सच्चाई को पूरी दुनिया जानती है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, और जिस सच्चाई को कुछ ही लोग जानते हैं वो जनरल ट्रुथ है। आप हमारे विद्यार्थी हैं और मैं आपका शिक्षक हूं, ये कौन सा ट्रुथ है? पूरी दुनिया को पता है? नहीं पता है, ये जनरल ट्रुथ है। हम ना, आपका क्वेश्चन क्या था बाय द वे? बात समझ गया ना? जी, हो गया। आगे बढ़िए। अच्छा चलिए, दो तीन क्वेश्चन दे रहे हैं हम, तो देखते हैं हमसे बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, दो तीन ही देंगे, ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि आप टेंशन में आ जाएंगे, बोलेंगे कि सर अभी तो ठीक से पढ़ा नहीं, आप क्वेश्चन दे रहे। लिखिए, दोज पीपल PHOSEPEOPLE, those people who do not perform their duty, people
who do not PERFORM perform their duty. अच्छा, those people who do not perform their duty, comma, they should not make a hue. They should not make a, they should not they should not make a hue. They should not make a hue. Hue का स्पेलिंग क्या है? HUE, 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 और hue के बाद है and cry for their rights, and cry for their rights, RIGHTS, यहाँ फुल स्टॉप दे दो और इधर में लिख दो नो एरर. ठीक है. अच्छा, इस सेंटेंस को थोड़ा पार्ट करेंगे. पार्ट कैसे करेंगे? तो पीपल, दोज पीपल हु डू नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटी, ड्यूटी के बाद फर्स्ट पार्ट है क्या? ठीक है. अच्छा, ड्यूटी के बाद दे शुड नॉट मेक, ये दूसरा पार्ट है. दे शुड नॉट मेक अ ह्यू एंड क्राई फॉर देयर राइट्स, ये तीसरा पार्ट है. और नो एरर में ये चौथा पार्ट है. आप गौर से देखिए तो कि आपको गलती किस पार्ट में नजर आ रहा है. बात समझे? सेंटेंस को देखिए और पकड़ने की कोशिश करिए कि गलती कहां नजर आ रहा है. क्या हम पकड़ पा रहे हैं? रुक जाइए, सबको एक बार देखने दीजिए. बोलिए नहीं, कॉपी में कर दिया है ना जी? रुक जाइए, वेट. मिला? कहा मिला? फर्स्ट पार्ट में क्या गलती है? फर्स्ट पार्ट में पीपल्स, पीपल खुद प्लूरल है. पीपल्स कहां से होगा भाई? कहा नहीं, पीपल प्लूरल है तो दोज क्यों नहीं होगा? दोज तो प्लूरल के साथ लगता ही है. दिस लगाएं क्या पीपल के साथ? अरे, दोज पीपल हु डू नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटी, वो लोग जो अपनी ड्यूटी को नहीं परफॉर्म करते हैं, दे शुड नॉट मेक अ ह्यू. अरे भैया, ये नॉट नहीं होगा. दे शुड मेक अ ह्यू एंड क्राई फॉर देयर राइट्स. अरे, जो काम नहीं करते ठीक से वही ना चिल्लाते हैं अधिकार दो, अधिकार दो. भाई काम करो ना. तो यहां नेगेटिव वर्ड दो बार आ गया है. किस पार्ट में गलती है? सेकेंड पार्ट में. दे शुड मेक ए ह्यू एंड क्राई फॉर देयर राइट्स. तो आप कहते हैं दे शुड नॉट क्राई फॉर देयर राइट्स. ना, दे शुड क्राई फॉर देयर राइट्स एंड मेक अ ह्यू. चलिए एक और लिखिए तो क्वेश्चन. वन मोर क्वेश्चन. आसान सा क्वेश्चन दे जो तुम्हें देखते ही बन जाएगा. ऐसा क्वेश्चन. हाँ बोलो, बोलो बोलो. लिखिए, when I was going to market, when
क्या लिखे? व्हेन आई वॉज गोइंग टू मार्केट, लिखिए व्हेन आई वॉज गोइंग टू मार्केट। अच्छा, जब मैं बाजार जा रहा था, when when I was going to market, I suddenly come across, I s o I suddenly come across, I suddenly came across होगा, I suddenly came across my childhood friend, come across my CHILDHOODFRIEND, कौन सा दोस्त है? चाइल्डहुड फ्रेंड। अच्छा, यहां पर है नो इरर, गलती नो। अच्छा, इसको पार्ट कर देते हैं, तो पार्ट कैसे कर देंगे भैया? तो इसको पार्ट कर दीजिए। व्हेन आई वॉज गोइंग टू मार्केट, पहला पार्ट, जब मैं बाजार जा रहा था तो कुछ हुआ क्या? I suddenly come across, I suddenly come across, I suddenly come across, came across, ये दूसरा पार्ट हो गया। My childhood friend तीसरा हो गया। No error चौथा हो गया। अच्छा, रुक जाना, बोलना नहीं कोई, मैं पूछ लेता हूं किसी से। ये बिल्कुल आसान है, हलवा वाला क्वेश्चन दिया गया है आपको। कौन वाला? पूरा हलवा है। चलिए मैं एक्सप्रेशन से चेक करता हूं कि किनको समझ में आया, किनको नहीं समझ में आया। हम उन्हें कुछ बोल रहे हैं, आप बोलिए, आंसर बोलना है। नहीं नहीं, रुकिए ना, आप तो बहुत धड़फड़ाइल है। ये आसान सा क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए, ये मुझे पता है। अब आपको क्या पता है वो हमको पता करना है। पीछे से बोलो, क्लियर हो गया? आप यहां पर क्या गलती है? अच्छा, ये क्वेश्चन आज ही डिस्कस हुआ है, आने के साथ ही डिस्कस किए थे। सही बात है, एकदम सही बात है। आप जवाब दीजिए तो देंगे? खड़ी हो जाइए थोड़ा सा, हिम्मत से, एकदम हिम्मत। हाँ, अच्छा, जब हम बाजार को जा रहा था, व्हेन आई वॉज गोइंग टू मार्केट, कुछ हुआ, क्या हुआ? तो आई ना सडनली केम अक्रॉस माय चाइल्डहुड फ्रेंड, अचानक हमारा एगो बचपन का दोस्त मिल गया। अचानक सा, प्लानिंग नहीं किए थे, सोचे नहीं थे कि आज वो मिलेगा, बचपन वाला दोस्त मिल गया, संजोग था। जी, सेकंड में गलती है। क्या गलती है? हाँ 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 हाँ, सडनली, वाह, वेरी गुड। तो इस कम अक्रॉस के साथ ये वर्ड नहीं आता है और आपने सही जवाब दिया। यही तरह, इसी तरह से हमें क्वेश्चन को पकड़ना है। देखिए, अच्छा, सडनली तो यहां लिख दिए हैं, अगर वहां पर मान लीजिए अगर मैं कम अक्रॉस विथ लिख देता तो क्या करती? विथ गलती होता, क्योंकि हम लिखे हैं कम अक्रॉस के साथ विथ भी गलत है और सडनली भी गलत है, बन रहा है ना। अगर आपको पता होगा सही क्या है तो आप एक एक क्वेश्चन के एरर को निकाल लेंगे, एकदम गारंटीड, 100%। हाँ, वो सेंटेंस को आप नहीं समझ पाएंगे जो आप दिमाग में ही नहीं लिए हैं, जिसको देखे ही नहीं है, या फिर सुने ही नहीं है, या फिर जानते ही नहीं है, पढ़ा नहीं है, वो चीज सब स्लिप हो जाएगा। पता है, हम बिल्कुल वही काम करते हैं जो छोटे बच्चे करते हैं, वही चीज पढ़ रहे हैं जो हमें 9-10 तक पढ़ाया जाता है, उससे थोड़ा भी आगे नहीं जा रहे हैं। अब क्या दिक्कत हो रहा है? देखिए, जो आसान है, जो सब जानता है, एग्जाम में वो चीज बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। अब तुम कहोगे सर टीम ऑफ प्लेयर्स है, टीम कौन सा नाउन है? सर हम पहचान लिए, कलेक्टिव नाउन है। इतना आसान क्वेश्चन नहीं होता है। बिल्कुल वो कलेक्टिव नाउन पूछा जाएगा जो आप कभी सुना नहीं होगा, देखा ही नहीं होगा, या फिर बहुत कम विद्यार्थी को पता होगा। हम लोग कॉमन चीज को ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन एग्जाम में बिल्कुल इतना आसान नहीं होता। हाँ, वही चीज होगा, लेकिन आप उस पे नजर डालिए ना जो सबको नहीं पता है। हेलो, बात समझ में आ रहा है? अच्छा, कॉर्न के लिए कौन सा कलेक्टिव नाउन होगा, कौन बताएगा? अच्छा, नाउन से क्वेश्चन कर रहे हैं। कॉर्न क्या होगा? बंडल ऑफ कॉर्न, हीप ऑफ कॉर्न,
अ पाइल ऑफ कॉर्न। नहीं, मैं वो नहीं पूछा हूं, वो कलेक्टिव नाउन क्या है जो कॉर्न के कलेक्शंस को बताएगा, मैं उस नाउन को जानना चाहता हूं। बंच ऑफ कीज, चाबी का गुच्छा, अरे अनाज है अनाज। अब नहीं पता, यही बात है कि हमें कलेक्टिव नाउन का ज्ञान नहीं है। आप कहोगे सर है जानते हैं, आप पूछे ना, अरे वही जानते हो जो क्लास 5 का बच्चा जानता है, तुम और हम उससे ज्यादा नहीं जानते हैं। एग्जाम में वो नहीं पूछेगा सर थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, यही तो हम कह रहे हैं कि तुम जो पढ़े वो सफिशिएंट नहीं है, दैट्स नॉट इनफ। वी नीड टू डिवोट मोर टाइम, वी नीड टू अंडरस्टैंड मोर थिंग्स, ज्यादा करना होगा तभी अलग होगा। इतना तो सब करता है। वो मूर्ख बैठा है क्या उधर से इतना हलवा वाला क्वेश्चन दे देगा कि सब बना के चल जाओ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अगले दिन इससे और टेस्ट हो जाएगा, कम से कम 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, ठीक ठाक। एक बार आप रिवीजन करके अगले दिन आएंगे और टेस्ट के बाद इसको छोड़ देंगे। अब हम चले गए पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। नाउन, नाउन एंड नंबर, नाउन केस, नाउन जेंडर, पूरा नाउन की गुष्ठी की पता करेंगे। ये नाउन कितना बड़ा गेम कर सकता है हमारे लिए। और नाउन से बहुत सारा क्वेश्चन होता है, नंबर से होता है, जेंडर से होता है, केस से होता है। इन चारों को आप एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए, ये पार्ट ओके हो जाएगा। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, एंड वी आर नाउ मीटिंग इनटू आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय। अभी आपका मैथ्स होगा? नो, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, ओके।